रिपोर्ट जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद है और हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक पूर्वी दिल्ली में, जहां से हुंकार भर रहे हैं हर्ष महलोत्रा और दे रहे हैं कुलदीप कुमार। ये गौतम गंभीर वाली सीट है, उनका टिकट इस बार काटा गया। यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ का माहौल क्या है, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने आज राहुल गांधी पर डायरेक्ट हमला बोला है। राहुल गांधी जो अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले मेरी सरकार को अडानी अंबानी के नाम से राहुल गांधी घेरा करते थे, लेकिन चुनावों के बीच अब राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हैं। तो राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी डील क्या हुई है, कितना माल राहुल गांधी तक पहुंचा है अडानी और अंबानी से। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई और बीआरएस का
यहां कोई अता पता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे फेज का चुनाव प्रचार शुरू किया है, तो राहुल गांधी के सबसे बड़े मुद्दे पर अटैक करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी के मसले पर शांत क्यों हैं, वो खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। अब ये कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए, हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली में, आइए यहीं के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, पूर्व दिल्ली। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का मसला बड़ा उठाते थे, अब नहीं बोलते हैं। क्या राहुल गांधी की डील हो गई है? आपके मुताबिक मुद्दा है ये इस चुनाव में? ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दा है आपकी दिल्ली का? क्या मुद्दा है? भाई, मोदी जब सीट पे बैठे थे उन्होंने वचन दिया था दिल्ली वालों को कि दिल्ली में सबका 2022 तक 2024 तक मकान होगा। ये मोदी ने करा क्या? गांव देहातों को मजबूत कर रहे हैं, हौसला बारूद खरीद रहे हैं। क्या है ये? दिल्ली की जो पैदाइश है वो तो भूखे मर रहे हैं। 18,000 तनख्वाह, 3 बच्चों को लेके किराए के मकान में, आज तक क्या करा मोदी जी ने? इस बार बदलाव के लिए सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जैन। दिनेश जी, अडानी अंबानी का मसला खूब राहुल गांधी ने उठाया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल की डील हो गई है क्या अडानी अंबानी से? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही लगता है। किसकी डील हो गई है? मोदी के साथ उसकी, राहुल की मोदी के साथ राहुल गांधी की डील हो गई। दोनों अलग अलग पार्टी के एक दूसरे से डील कर रहे हैं। डील कर रहे हैं ये। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उसको ये लग रहा है ना मोदी मजबूत है और मैं कमजोर हूँ। देखिए, अलग ही कहानी जो है दिल्ली के लोग बयां कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं, उन्हीं को लेकर कह रहे हैं कि डील हो गई है। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? गुलशन बेटे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के। अच्छा, ये बताइए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिहाज से? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, यही मुद्दा है मेन। अच्छा, केजरीवाल मुद्दा बन पाए कि नहीं बन पाए दिल्ली में? मोदी भी नहीं बन पाया, केजरीवाल भी नहीं बन पाया। पॉलिटिक्स है ही नहीं बेटे। अब कुछ और चल रहा है। मुद्दों पर बात चल रही है। मुद्दा तो है ही नहीं। कोई बोलता ही नहीं मुद्दे के बारे में। भाई हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल को जानबूझकर जेल में डाल दिया गया, ऐसा लगता है दिल्ली वालों को? अगर केजरीवाल गलत है, मैं मानता हूँ, पर मोदी भी गलत है। वो जो अब स्कैम बॉन्ड्स करने में स्कैम किया, वो भी तो स्कैम है ना। वो क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा, वो समझ में नहीं आता। देखिए, दिल्ली की जनता अपने मुद्दों को लेकर बात कर रही है और आगे भी हम आपको सुनवाएंगे कि दिल्ली के लोगों का मूड क्या है, दिल्ली का माहौल क्या है, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर महसूस लोगों ने किए हैं, लेकिन इससे पहले हरियाणा में हलचल बढ़ चुकी है। दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और हरियाणा में हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि अभी 12 मार्च को ही नायब सैनी सरकार का गठन हुआ और अब उस सरकार पर सियासी जो बादल हैं वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। कल बाकायदा उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपना समर्थन वापस लिया। हालांकि इस समर्थन वापस लेने के बावजूद नायब सैनी सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पूरी बहुमत के साथ है, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, जेजेपी के 10 विधायक हैं और जब नायब सैनी सरकार बनी तब इन 10 विधायकों का समर्थन वापस हुआ, यानी कि जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूटा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला बड़े क्रूशियल हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, यानी कि सरकार के खिलाफ वोट करेगी। दुष्यंत चौटाला ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जेजेपी बीजेपी सरकार गिराने के लिए बाहर से समर्थन देगी। दुष्यंत ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दिया है और कहा कि कोई कदम उठाना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह कांग्रेस का होगा। देखिए, कांग्रेस के पास अपने 30 विधायक हैं और 3 अगर निर्दलियों को भी आप मिला लीजिए तो बहुमत से दूर है कांग्रेस। तो ऐसे में नायब सैनी सरकार पर बहुत बड़ा कोई खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कहना अभी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन क्या दुष्यंत चौटाला ने कहा, ये आप सुनिए। आपके माध्यम से कहते हैं ना, मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रेजीम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट।
तो आपने दुष्यंत चौटाला को सुना। दुष्यंत चौटाला एक फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हरियाणा की सियासत में कुछ उथल पुथल जरूर मच सकती है, लेकिन हरियाणा का सियासी समीकरण क्या कह रहा है या नंबर गेम क्या कह रहा है, आइए आपको फटाफट से समझा देते हैं। क्योंकि कुल 90 सीटों वाली विधानसभा है अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, और यहाँ बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन जो है वो किसी भी दल को चाहिए अगर उन्हें सरकार का गठन करना है तो। 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास अपने हैं, उन्हें निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था। 3 निर्दलीय विधायकों ने अब समर्थन वापस ले लिया है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या हो जाती है 88। बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के पास अपने 40 विधायकों के साथ साथ 2 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का समर्थन है। इस तरह से बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन अभी है, जो बहुमत से 2 कम है। इसी तरह विपक्ष में कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक और लोकदल के अभय सिंह चौटाला सरकार के खिलाफ है। इसमें अगर जेजेपी के 10 विधायकों को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 44 पहुंचता है, जो बहुमत से 1 कम है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी के किसी भी विधायक ने अब तक नहीं कहा है कि वो सरकार गिराने की मुहिम में विपक्ष के साथ हैं। सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है। तो अभी हरियाणा को लेकर कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि कौन अल्पमत में है, कौन मुश्किल में है और किसके हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। फिलहाल नायब सिंह सैनी सरकार थोड़ी सेफ जरूर नजर आती है। देखिए, दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर ही पलटवार कर दिया है। हुड्डा ने जेजेपी की बी टीम करार दे दिया है जेजेपी को। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी बीजेपी की बी टीम नहीं है तो हरियाणा के राज्यपाल को अपना लिखित जवाब दें, इसके बाद कांग्रेस अपना अलग कदम उठाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने संकेत दिया कि अगर सैनी सरकार गिरी तो कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने की बजाय नया चुनाव कराने की पक्ष में है। यानी दुष्यंत चौटाला समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दुष्यंत चौटाला पर यकीन नहीं है। क्या कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सुनिए जरा। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हरियाणा के अगर हम बात करें सियासत की, उसमें जिस तरह से बदलाव आया है, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से बात करेंगे। हुड्डा साहब, कहाँ जा रही है अब हरियाणा की सियासत? ये 3 विधायकों ने आपको समर्थन कर दिया है। ये 3 विधायक जो समर्थन करने आए हैं, उनसे उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए हमने उनसे समर्थन वापस लिया है और बाहर से समर्थन हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। तो ये उनके ये समर्थन वापस लेने से ये सरकार अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी में आ गई है। तो नैतिकता के आधार पे मैं कह चुका हूँ, सरकार तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करा के चुनाव करना चाहिए। आप कह रहे हैं अल्पमत में ये सरकार आ गई है, लेकिन जेजेपी भी बाहर निकली थोड़े दिन पहले, मार्च में भी सियासी घटनाक्रम जिस तरह। क्या कांग्रेस पार्टी या हुड्डा साहब कोई अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ एक नई सरकार? क्योंकि ये जन भावना, मैं तो लोगों की सरकार बनाएंगे। ये जन भावनाएं हैं जो जेजेपी क्योंकि जेजेपी तो सहयोगी दल है उनका, और गठबंधन तोड़ना भी उनका एक मतलब समझौते के अनुसार हुआ था। अच्छा, उनको फायदा करना था बीजेपी को, इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन। और इसी वास्ते ने कहा है कि भाई सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है हरियाणा में। बाकी जो हैं खड़े होते ये वोट काटू हैं, तो लोग समझ चुके हैं मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का। लेकिन क्या आप कोई कोशिश करेंगे कि जो बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं या जेजेपी के जो नाराज लोग हैं या बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, उनको साथ ला करके हरियाणा में एक नई सरकार दें? नहीं, मैं जेजेपी वालों का आज बयान आया है तो उनसे ये कहता हूँ पहले गवर्नर साहब को लिख के दें, फिर हम अपना फैसला लेंगे। पर ऐसा जेजेपी करेगी आपको लगता है? उनसे पूछो। इसी वास्ते मैं कह रहा हूँ, नैतिकता के आधार पे सरकार का कोई औचित्य नहीं है। क्या कांग्रेस का प्रेफरेंस क्या है कि कोई इसमें कोई चुनाव अभी आप जनादेश मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा हूँ, और वो विड्रॉ करेंगे तो हम गवर्नर को मिलेंगे। जेजेपी अगर विड्रॉ करेगी तो गवर्नर को लिख के देंगे तो हम गवर्नर साहब को मिलेंगे और चुनाव। उस स्थिति में जेजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं अगर वो लिख के दे दे तो? नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं है। उनको अगर वो बीजेपी के बी टीम नहीं है तो उनको लिख के दे देना चाहिए। खट्टर साहब कह रहे हैं हमारे साथ भी विधायक संपर्क।
तो देखिए, आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है। तो मौजूदगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहां पर जरूर देखने को मिली थी। अब पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, हरियाणा में क्या चल रहा है? कितना संकट अभी नायब सैनी सरकार पर मंडरा रहा है? क्या सेफ है हरियाणा की नई नवेली सरकार या मुश्किलों की कोई बात है? देखिए, बहरहाल मुश्किलात तो कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तक जो है किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मार्च में ही अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था। लिहाजा अभी तक ऐसे मुश्किलात तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में ही चुनाव होने हैं और महज इसमें भी 4-5 महीने ही बचे हैं। और 3 विधायक जो थे जिन्होंने कल समर्थन जो था सरकार से वापस ले लिया, उसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई और तब ये सियासी जो संकट है वो शुरू हुआ है। उनमें से एक विधायक हैं धर्मपाल गोंडर, वो मेरे साथ हैं, उनसे हम बात जरूर करेंगे। यहाँ पे आपने कल समर्थन वापस ले लिया, क्या वजह रही, क्यों समर्थन जो है सरकार से आपको वापस लेना पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी हल्का की जो जनता है, छत्ती बिरादरी, बच्चे से बुजुर्ग को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट विधायक बनाया था। अब बात समर्थन वापस की है। जैसे काफ़ी दिनों से सरपंच बड़े दुखी हो रहे थे और ये कह रहे थे भी हमें गांव में जिन्होंने बनाया वो हमारे से ना जनता काम मांग रही है। और सीएम साहब से भी मिले, किसी और से भी मिले होंगे, सरकार से बार बार वो निवेदन कर रहे थे भी हमें अधिकार दिया जाए पंचायतों के जैसे पहले थे। ये लोगों के जो उनसे मिलने से बात होती है, जो उनका उत्साह, जो जोश दिखाई देता है, चाहे मैं पिछले दिनों सिरसा में जब अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन हुआ था उसमें आया था, हजारों की संख्या के अंदर भीड़ ये इस बात का द्योतक थी कि लोगों ने एक कथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे। कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्ध जन, जिसमें डॉक्टर्स, एडवोकेट, प्रोफेसर के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सब ने एक ही आवाज सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस। तो देखिए, आपने सुना, नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है और वो ये दावा लगातार कर रहे हैं कि उनकी सरकार हरियाणा में बरकरार रहेगी।